हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश कुमार झा आपका अपने यूट्यूब चैनल झा स्टडी पर स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि कल हमने एनसीईआरटी का महाएक संग्राम स्टार्ट किया, जिसमें हमने कल 7th क्लास के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 को 2 पार्ट में बांट कर क्या किया तो ख़त्म किया था। आज हम चैप्टर नंबर 10 को पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर नंबर 10 खत्म होने के बाद एनसीईआरटी क्लास 7 की जो थी हमारी ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद क्लास 8 पर हम चलेंगे। ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके पीटी और मेंस के लिए भी। ये चैप्टर को हम समझने की कोशिश करेंगे अच्छी तरह से और पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर में क्या 18वीं शताब्दी में नए राज्यों का गठन होता है। क्या होता है तो 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन होते हैं। कहने का मतलब 18वीं शताब्दी का कहने का मतलब है कि 18वीं शताब्दी यानी कि 1700 से लेकर 1799 ईस्वी। कहने का मतलब है 18वीं शताब्दी में एक नई राजनीति का गठन होता है, जिसमें क्या होता है 1700 से लेकर 1799 ईस्वी में एक नई राजनीतिक गठन का क्या होता है तो निर्माण होता है। यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखें, यदि आप कह रहा है यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखें, यही मानचित्र है, इसको ही बोल रहा है ध्यानपूर्वक देखने के लिए। यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान का कहने का मतलब होता है 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, यानी कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, यानी कि पूर्वार्ध का मतलब होता है जैसे कि ये हो गया पूरब, यानी कि ये क्या हो गया पूरब, इसे ही हम पूर्वार्ध कहते हैं। पूर्वार्ध कितने से कितने शताब्दी तक होता है मान के चलिए, ये 1700 से लेकर 1700, ये 1700 से लेकर यहाँ पे 1750 हो जाएगा। यह 1750, इसी को क्या कहते हैं इसी को पूर्वार्ध कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं पूर्वार्ध कहते हैं। इसके बाद जो हमारा होगा 1800 ईस्वी, इसको उत्तरार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं इसको उत्तरार्ध कहते हैं। इसे यही बोल रहा है यहाँ पे। यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान, यानी कि पूर्वार्ध के दौरान बोले तो 1700 से लेकर 1750 ईस्वी, इसी को क्या कहेंगे पूर्वार्ध कहेंगे। इसके बाद जो होगा उसे हम उत्तरार्ध कहेंगे। उपमहाद्वीप के अनेक कुछ विशेष रूप से उल्लेखित घटना घटी, यानी यही जो हमारा 1700 से लेकर 1750 ईस्वी के बीच जो होता है, कोई बीच के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटना घटी। जैसे गौर कीजिएगा, कई स्वतंत्र राज्य के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमा किस तरह से बदलती, बोल रहा है गौर करने के लिए, यानी कि आप गौर कीजिए, यानी कि गौर कीजिए कई स्वतंत्र राज्य के उदय से, यानी कई स्वतंत्र राज्य के उदय से मुगल की सीमा किस तरह से बदली, यानी कितने भी स्वतंत्र राज्य उदय हुआ यानी उदय से, राज्यों के उदय से मुगल की सामाजिक साम्राज्य की सीमा, यानी कि उसकी जो साम्राज्य की सीमा से किस तरह से बदली। आप यह भी देखेंगे कि 1765 ईस्वी तक एक अन्य शक्तिशाली यानी कि ब्रिटिश सत्ता ने पूरा भारत के बड़े बड़े हिस्सों पर सफलतापूर्वक हड़प लिया था। इस चैप्टर में बोल रहा है। आप ये भी देखेंगे कि 1765 यानी कि 1765 ईस्वी तक एक नई शक्ति हमारे यहाँ आ चुकी थी, जिसका नाम था, जो कि ब्रिटिश सत्ता ने पूरा भारत की बात करें तो पूरा भारत के हिस्से को सफलतापूर्वक क्या लाकर हड़प लिया था, यानी कि अपने नीति में कब्जा कर लिया। यदि हम इस मानचित्र को अच्छी तरह से देखें तो आप इस मानचित्र को अच्छी तरह से देखकर समझने की कोशिश कीजिए। चाहे कोई भी हिस्ट्री रहे या पॉलिटी रहे या कुछ भी रहे, उसको मानचित्र को अच्छी तरह से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। हमको यहाँ पे याद नहीं करना है और अपनी समझ को बढ़ाना है, क्योंकि हमें याद कहीं भी एग्जाम के लिए मेंस में हमारा समझ ही काम देता है, हमें अपना याद किया हुआ काम नहीं देता। इसलिए आप देखेंगे इस मानचित्र को अच्छी तरह से देखिए। और उसके बाद बोल रहा है कि हमें यह दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी के एक ऐसे अवधि के, बोल रहा है 18वीं शताब्दी हमें दर्शाती है, ये पंक्ति हमें दर्शाती है कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी, बोल रहा है 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थिति अपेक्षाकृत एक छोटे से समांत काल में बड़ी तेजी से क्या रही थी, अचानक बदलना शुरू होगी। बोल रहा है 18वीं शताब्दी क्या था, एक ऐसा अवधि था जब भारत में राजनीतिक परिस्थिति, यानी कि राजनीतिक परिस्थिति क्या अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में, यानी कि छोटे से समय अंतराल में क्या बड़ी तेजी से बढ़ रही थी, यानी कि अचानक बदलना शुरू हो गई थी। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, यानी कि वही 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध जो 1700 से लेकर 1750 ईस्वी पे मोटे तौर पर 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, यानी कि बोल रहा है ये जो 18वीं शताब्दी है, इसमें क्या होता है अपेक्षाकृत छोटे समय अंतराल में क्या होता है राजनीतिक जो कानून होता है, यानी कि बदलना शुरू हो जाता है, यानी कि अचानक बदलना शुरू हो जाता है। इसी अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मोटे तौर पर जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु कब होती है 1707 ईस्वी में, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है से 1761 ईस्वी तक जब पानीपत की तृतीय लड़ाई, यानी कि 1761 कितनी बार ये मेंस में सॉरी इस पीटी में पूछा गया कि पानीपत का तृतीय लड़ाई कब हुआ था, 1761 ईस्वी में पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई थी। के दौरान महादेव के विभिन्न
उपमहाद्वीप के उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि इसमें बोल रहा है जी औरंगजेब की मृत्यु यानी कब होती है 1707 से लेकर पानीपत जो 1761 ईस्वी तक हुई। इस बीच में उपमहाद्वीप में राजनीतिक परिवर्तन, जितने भी राजनीतिक परिवर्तन हुए, जितने भी शक्ति उभरे, उसके बारे में हम क्या करेंगे तो इस टॉपिक में इस चैप्टर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। बोल रहा है मुगल साम्राज्य और परावर्ती मुगलों के लिए एक संकट की स्थिति पैदा होगी। यानी बोल रहा है मुगल साम्राज्य और परावर्तित मुगलों के लिए एक संकट की क्या होती है तो स्थिति पैदा होती है। अध्याय 4 में आपने देखा था कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंची थी। यानी कि बोल रहा है जब चैप्टर अध्याय 4 हम पढ़ रहे थे उसमें देखा था, हम देखे थे कि मुगल अपनी सफलता की ऊंचाई पर, यानी कि अपनी मुगल जो था अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार से वो पहुंचता था। और 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में, बोल रहा है 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट क्या हुए, खड़े हो गए। तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे, ऐसे अनेक कारणों से हुई है। यानी कि बोल रहा है जो 15वीं शताब्दी में क्या करता है, जो मुगल क्या करता है, अपना स्थिति को क्या करते हैं, काबू रखती है, यानी कि सफलता को ऊंचाई पर चढ़ती है। लेकिन यहाँ पे यदि आप फिर से 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में देखेंगे तो उसके सामने क्या होता है, अनेक तरह की संकट सामने आ जाती है। यानी कि अनेक तरह की संकट उसके सामने क्या होती है, खड़ा हो जाती है। ऐसे अनेक कारणों से हुआ। यानी कि इसका एक ही कारण नहीं है कि इसका क्या है, अनेक कारण से। यहीं से क्या होता है तो यानी कि मुगल जो होता है, मुगल का क्या कहते हैं, मुगल का सूरज ढलना शुरू हो जाता है। मुगल का क्या होता है, सूरज ढलना शुरू हो जाती है। यही एक सूरज ढलना उसका कारण नहीं था, बहुत तरह के कारण है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में, जब बादशाह औरंगजेब जो थे दक्कन में 1679 ईस्वी में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधन को बहुत अधिक खर्च कर दिया। कहने का मतलब है जब बादशाह औरंगजेब जो थे अपने समय के शासनकाल के दौरान दक्कन में कब 1679 में, यानी कि 1679 ईस्वी में लंबी लड़ाई कर लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च। कहने का मतलब है यानी कि उसका जो वित्तीय संसाधन था, जो कि लंबी लड़ाई कहाँ लड़ी, दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधन क्या बहुत अधिक खर्च कर लिए। इसके कारण क्या हुआ, औरंगजेब के उत्तराधिकारी यानी औरंगजेब के पास उत्तराधिकारी के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की क्या सफलता समाप्त होने लगी। कहने का मतलब है औरंगजेब क्या कर दिए तो सैन्य वित्तीय संसाधनों क्या बहुत अधिक खर्च कर दिए, जिससे क्या हुआ तो मुगल तो चला गया, यानी कि औरंगजेब तो चला गया। औरंगजेब का जब उत्तराधिकारी सामने आता है तो उसके साम्राज्य प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी। कहने का मतलब जब हमारा वित्तीय स्थिति नहीं अच्छा रहेगा तो हमारा प्रशासनिक समाज यानी कार्यकुशलता कैसे चलेगा। यही बोल रहा है। और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिनाई हो गई थी। यानी कि उसका जो मनसबदार किसे बोलते हैं, यानी कि नौकर जो होता है, यानी कि मनसबदार को शक्तिशाली को अपने वश में रखना, यानी कि अपने केंद्रित में रखना एक क्या होती कठिन हो गया था। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, यानी कि सैन्य प्रशासन, राजस्व और सैन्य प्रशासन को ही दीवान और एवं फौजदारी कहते हैं, जो दोनों कार्यालय पर नियंत्रण रखता था। ये जो सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया था अभिजात, जो अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन यानी दोनों को दीवान एवं फौजदारी जो दोनों कार्यालय पर क्या करता था, नियंत्रण रखता था। इससे मुगल सत्ता के विशाल क्षेत्र पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और अन्य सैनिक शक्ति मिल गई। कहने का मतलब है उनका जो राष्ट्र अधिकारी था, यानी कि राष्ट्र था, सैन्य प्रशासन था, जिसे दीवान या फौजदारी कहते हैं, मुगल के साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर क्या कर देते, अपने राजनीतिक और आर्थिक सैन्य शक्ति का यानी कि प्राप्ति कर लेते। जैसे जैसे सूबेदार ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सिद्धित करते गए, कहने का मतलब है जैसे जैसे ये सूबेदार अपने प्रांत पर क्या किए गए, नियंत्रण स्थापित करते गए, राजधानी में पहुंचने वाली कर की मात्रा की कमी आ गई। यानी कि बोल रहा है जैसे जैसे सूबेदार जो था अपना नियंत्रण सिद्धित करते रहे, प्रांत पर क्या किया तो अपना नियंत्रण क्या किया तो अपने बस में करते गए, वैसे वैसे राजधानी में पहुंचने वाली कर की मात्रा जो पहले अधिक होती थी अब क्या होगी, कम होती गई। उत्तर तथा पश्चिमी भारत में, कहने का मतलब है उत्तर और पश्चिमी भारत, यानी कि उत्तर और पश्चिमी भारत बोले तो ये वाला क्षेत्र था, इसे उत्तर कहा जाता है, इसे उत्तर कहा जाता है, इसे दक्षिण कहा जाता है। यानी कहने का उत्तर और पश्चिमी भाला केंद्र, यानी कि इसे पश्चिमी कहा जाता है। उत्तर और पश्चिमी वाला केंद्र जो था, उत्तर और पश्चिमी वाले केंद्र में क्या हुआ तो किसान के विद्रोह और कृषि आंदोलन इन समस्याओं को और भी अधिक गंभीर बनाया। कहने का मतलब है जब राष्ट्र जो था यानी कि राजधानी में कम पहुंचने लगी तो उत्तर तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदार और किसान के विद्रोह ने, जमींदार जो वहाँ के जमींदार थे, किसान जो विद्रोह ने कृषि आंदोलन इस समस्या क्या किया, जो समस्या को क्या किया तो गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किया जाता। कहने का मतलब ये जो विद्रोह होता था, किसान जो विद्रोह करते थे, अनेक जमींदार जो विद्रोह करते थे, क्यों करते थे, इसको क्या कर में बढ़ोतरी कर दी जाती थी, जिसके कारण क्या होता था, इसके बढ़ोतरी के कारण यानी कि बढ़ोतरी के विद्रोह के कारण क्या कर दिया जाता था तो विद्रोह कर दिया जाता, यानी कि विरुद्ध क्या किया जाता था तो विरोध कर दिया जाता। कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को शिथिल बनाने की कोशिश की जाती थी। यानी कि ये जो आंदोलन होता था कभी कभी
कभी क्या करता था, तो वहाँ के शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए विद्रोह कभी कभी कर देती थी। अतीत में भी विद्रोह समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी, यानी कहने का मतलब अतीत में जो विद्रोह समूह थे वो मुगल सत्ता क्या करते थे, चुनौती देती थी। परंतु अब ऐसा समूह ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयास अपनी स्थिति मजबूत कराने के लिए किया। लेकिन कहने का मतलब है, परंतु अब ऐसा समूह ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग, यानी अपना क्षेत्र का जो आर्थिक संसाधन होता था उसका प्रयोग अपनी स्थिति, यानी उसकी जो स्थिति थी को मजबूत बनाने के लिए किया जाता। जिस तरह से सामाजिक कह रहा है, जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक और आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदार के स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथ में हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को नहीं रोक सकता। कहने का मतलब है जैसे जैसे, यानी कि जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक और आर्थिक सत्ता, उसकी जो राजनीतिक और आर्थिक सत्ता प्रांत के सूबेदार होते थे, यानी कि स्थानीय जो वहाँ के सरदार होते थे, अन्य समूहों के हाथ में क्या हुआ, उसका नियंत्रण चला गया और उसके औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे इस बदलाव को नहीं रोक पाए। यही से क्या होता है, तो मुगल सत्ता को मुगल राज का जो सूरज, जो उगता हुआ सूरज दिखाई देता है, यहीं से क्या होता है, तो सूरज क्या होता है, ढलता हुआ दिखाई देता है। यही कारण था कि औरंगजेब की जो उत्तराधिकारी इस बदलाव को नहीं रोक सका। यहाँ पे हम भरपूर फसल और खाली तिजोरी, इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। इस आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह, यानी कि यही तो पहले तो क्या हो रहा था, मुगल के सत्ता, यानी कि मुगल को जो प्रांत था उसमें पहले से ही चल रहा था। ये क्या चल रहा था, आर्थिक राजनीतिक संकट तो चल ही रहा था। इसी बीच में क्या होता है, एक नई विलन का एंट्री होता है, इसके बीच क्या होता है, एक नई विलन का जो एंट्री होता है, जो ईरान के शासक थे। कौन थे, तो नादिर शाह। यानी कितनी बार पूछ चुका है, कितनी बार पीटी में पूछ चुका है कि भारत पर पहले आक्रमण करने वाला विदेशी शासक कौन था, तो नादिर शाह। कब किया था, 1739 ईस्वी में क्या किया था, दिल्ली पर आक्रमण किया था। यानी इसी बीच में मुगल सत्ता में क्या चल रहा था, आर्थिक और राजनीतिक संकट चल रहा था। इसी बीच में क्या हुआ, ईरान के शासक जो थे नादिर शाह, 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और संपूर्ण नगर को क्या कर लिया, लूट कर वो बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत लेकर चल गया। यानी कि वहां के संपूर्ण नगर उसको लूट लिए और क्या कर लिए, तो भारी मात्रा में धन दौलत लेकर कहाँ चले गए, नादिर शाह के आक्रमण के बाद धन लौट लीजिए। नादिर शाह के आक्रमण के बाद भी क्या होता है, अफगान के एक शासक आके हैं, यानी कि अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण का तातला लगा रहा। यानी कि अहमद शाह के अब्दाली, यानी कि नादिर शाह जब भारत को लूट के चले जाते हैं तो क्या होता है, अफगान के शासक भी आते हैं जिसका नाम क्या था, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण का तातला लगा रहा। उसने 1748 से 1761 ईस्वी के बीच 5 बार भारत पर आक्रमण किया है। यानी कहीं कहीं आप देखेंगे तो क्या 7 बार रहते, लेकिन आप एनसीईआरटी को फॉलो करें, क्योंकि एनसीईआरटी में सही लिखा होता है। यानी कि 1748 1761 ईस्वी के बीच क्या होता है, 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण करता है। यानी कि जो अहमद शाह अब्दाली था, जो नादिर शाह के बाद आक्रमण के बाद आता है भारत में, इसी बीच क्या होता है, तो मुगल साम्राज्य के बीच आर्थिक और राजनीतिक संकट की स्थिति उभरी हुई थी। इसी बीच में क्या होता है, तो नादिर शाह भी आता है भारत पर आक्रमण कर लेके, यहाँ से लूट के क्या करते हैं, यहाँ से माल लेकर चले जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद भी अहमद शाह जो अफगानी शासक थे, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण का तातला लगा रहा। उसने 1748 से 1761 बीच 5 बार क्या करता है, तो भारत पर आक्रमण करता है। ये क्या करता है, 1748 से लेकर 1761 ईस्वी के बीच भारत में 5 बार आक्रमण करता है और लूट मचाता है। यहाँ पर हम नादिर शाह की दिल्ली पर आक्रमण के लिए एक झलक देख लेते हैं। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप, यानी कह रहा है नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप जो विध्वंस हुआ, यानी कह रहा है नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप जो दिल्ली में विध्वंस हुआ, यानी कि दिल्ली में जो नष्ट हुआ, उसका वर्णन हम समकालीन प्रेक्षकों ने किया। यानी वहाँ के समकालीन प्रेक्षक थे, यानी कि समकालीन प्रेक्षक ने किया है। उनमें से एक ने मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा गया था उसका वर्णन इस तरह से किया। यानी कि उसमें से मुगल कोष में, यानी कि मुगल का जो एक कोष था, मुगल का एक फंड था, जिस फंड से धन लूटा गया उसका वर्णन हम इस तरह से प्रत्यक्षों के द्वारा दिया जाता है। चलिए हम पढ़ते हैं। 60 लाख रुपया और कई हजार सोने के सिक्के जो नादिर शाह जो थे, जो 1739 में भारत पर आक्रमण किया था, पहली विदेशी शासक आक्रमण था, जो 7 लाख रुपया और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने जवाहरात और अन्य चीजों लेकर चले। उस समय की बात कर रहे हैं जब 1739 में जब नादिर शाह भारत पर आक्रमण किया था, तो उस समय क्या हुआ था, कई 7 लाख, यानी कि 7 लाख रुपए, कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने जवाहरात और अन्य चीजों को भी लेकर चला गया, जिससे कि कुछ तो इतने बेशकीमती थी कि जिसको दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कह रहा है। इन्हीं संपत्तियों के बीच क्या था, कुछ इतने बेशकीमती थे, यानी कि दुनिया में उसका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। जैसे तख्ते तौस, यानी कि तख्ते तौस और यानी मयूर सिंहासन, तख्ते तौस यानी कि मयूर सिंहासन कौन लूट के ले गया, कई बार पूछा हुआ है, तख्ते तौस और मयूर सिंहासन कौन लूट के ले गया भारत से, तो हम क्या कहेंगे, नादिर शाह अब्दाली, जो कि अफगान कहाँ के, ईरान के शासक थे। एक अत्यंत
सॉरी एक अत्यंत अत्यंत वृत्तांग में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है। यानी कि एक वृत्तांग जो था उसमें दिल्ली का आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है। जो कभी मालिक थे, यानी कह रहा है जो ये दिल्ली के नादिर शाह के आक्रमण करने से पहले जो दिल्ली में कभी मालिक हुआ करता था वह बड़ी दर्दनाक हालत में आ गई है। कहने का मतलब है जो नादिर शाह के आक्रमण से पहले जो दिल्ली में मालिक हुआ करता था वो क्या हुआ, नादिर शाह के आक्रमण के बाद क्या हुआ, बड़ी दर्दनाक हालत में आ गया था। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं दिया जाता है। लेकिन पहले जो अब वहाँ के मालिक कहा जाते थे कि वहाँ उसे भरपूर इज्जत दिया जाता था, लेकिन नादिर शाह के आक्रमण के बाद क्या होता है, उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए क्या करता है तो पानी भी नहीं मिलता है। अलग अलग यानी कि अलग थलग पर पड़े लोगों को उनके कानों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंदों को भी भिखारी बना दिया। यानी कि जो कि दौलतमंद थे, धनिक धनवान व्यक्ति तो उसे क्या भिखारी बना दिया। जो शौकीन लोग कभी कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर क्या कहते पोशाकों का नया फैशन चलाती। कहने का मतलब है जो नादिर शाह का आक्रमण करने से पहले जो धनी व्यक्ति जो तरह तरह के सुंदर कपड़े पहने थे, तरह तरह के क्या करते थे तो फैशन करते थे। लेकिन नादिर शाह के आक्रमण के बाद क्या होता है तो ये कपड़े और सुंदरता क्या हुई, चली गई और अब ये नंगे क्या करते, तो अब ये नंगे घूमने लगे। और जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, यानी जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी अब बेघर हो गए। जिनके पास, कहने का मतलब है जिनके पास क्या था, जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब क्या हो गया, वो बेघर हो गए हैं। नया शहर यानी कि शाहजहानाबाद जो कि अब मलबे का ढेर बन गया। यानी कि जो कि नया शहर हमारा जो शाहजहानाबाद था जब मलबे का क्या हो गया, ढेर बन गया है। नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्ले पर हमला बोला और वहाँ की सारी दुनिया को तबाह कर दिया। कहने का मतलब है जो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था 1739 ईस्वी में, उससे पहले वहाँ की क्या स्थिति क्या थी, बहुत अच्छी थी। वहाँ के जो पहले मालिक हुआ करता था, लेकिन नादिर शाह के आक्रमण के बाद क्या हो गया, उससे दर्दनाक हालत में आ गई। वह जो भारत पूर्ण पहले क्या करता था, अपनी फैशन के अनुसार जिंदगी जीता था, यानी कि अच्छे कपड़े पहनता था। लेकिन नादिर शाह के आक्रमण के बाद क्या हो गए, वो नंगे घूमने लगे और इन्हीं कारणों से क्या हुआ तो दिल्ली का ध्वंस होना शुरू हो गया। सम्राट पर सब, यानी कि अब हम चलते हैं, सम्राट पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। यानी सम्राट को सब ओर से दबाव पड़ ही रहा था। उधर आर्थिक संकट था, उधर राजनीतिक संकट था। इधर से हमारा अफगान भारत पर हमला कर दिया 5 बार। इधर से हमारा ईरान के शासक नादिर शाह जो थे भारत पर हमला कर दिया। यही कहने का कारण है कि सम्राट पर सब ओर से क्या हो रहा था, दबाव तो पड़ ही रहा था। लेकिन अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंदियों ने भी उस पर और भी कमजोर बनाएंगे। वहाँ के जो प्रतिद्वंदी था, अभिजातों के विभिन्न समूह को जो पारस्परिक प्रतिद्वंदी ने उसे और भी क्या कर दिया, कमजोर। जो भी थोड़ा सा स्थिति मजबूत था प्रतिद्वंदियों के द्वारा, यानी पारस्परिक प्रतिद्वंदियों के द्वारा और भी कमजोर बना डाला। ये अभिजात 2 बड़े गुटों में बटा हुआ था। यानी कि ये अभिजात जो था, ये प्रतिद्वंदी जो था 2 बड़े गुटों में बटा हुआ था, ईरान और तुर्कानी, जिसे तुर्क मूल के थे। यानी कि ईरान और तुर्कानी कौन थे, तुर्क मूल के थे। काफी समय तक परावर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या इसके दूसरे समूह के हाथ में कठपुतली बन के जो वहाँ के, यानी कि मुगल बादशाह पहले क्या हो, बादशाह हुआ करता था। लेकिन अब क्या हुआ तो ईरानी और तुर्कानी जो कि तुर्क के मुल्क के थे, एक दूसरे के समूह के हाथों में कठपुतली बन के रहना पड़ा। ऐसा स्थिति आ गया था। लेकिन बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा होता है, बोल रहा है कि बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा होगा जब 2 मुगल बादशाह, यानी कि 2 मुगल बादशाह फर्रुखसियर, यानी कि फर्रुखसियर का शासनकाल कब से कब रहा, 1713 से लेकर 1719 ईस्वी। यानी कि यह अपमानजनक की बात स्थिति, उससे पहले तो कुछ नहीं था। लेकिन अब बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा होगी जब दो मुगल बादशाह, यानी फर्रुखसियर की यदि हम बात करें, जिसके शासनकाल 1713 से लेकर 1719 ईस्वी, और आलमगीर द्वितीय जो कि आलमगीर द्वितीय का शासनकाल कब से कब रहा, 1754 से लेकर 1759 ईस्वी के शासनकाल रहा। इसकी क्या कर दी गई, इन दोनों शासकों की हत्या कर दी गई और 2 अन्य बादशाहों, यानी कि 2 अन्य बादशाह, यानी कि 2 दूसरे बादशाह जो थे, यानी कि बात करें अहमद शाह जिसके शासन का 1754 और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। उनके जो अभिजात थे, दो अभिजात हुआ करते थे, कौन ईरानी और तुर्की जो थे, इन दोनों अभिजातों ने क्या कर दिया तो फर्रुखसियर और आलमगीर द्वितीय को क्या हत्या कर दिया। और 2 अन्य बादशाह जो थे अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को क्या कर दिया, अभिजातों के द्वारा अंधा कर दिया। और इसमें बेसिकली अभी हम क्या पढ़े, अभी तक हमने क्या पढ़ा, इसका निचोड़ क्या निकला, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला हमने ये पढ़ा कि मुगल की स्थिति कैसे कमजोर होगी। मुगल का जो अपना जो सूरज उगता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन क्या हुआ तो यहाँ के क्या हुआ, जमींदारों के द्वारा, यहाँ के अफगान यानी कि विदेशी आक्रमणों के द्वारा क्या होता है, इसका राजनीतिक और आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। और यहाँ के जमींदारों के द्वारा, सूबेदारों के द्वारा उनके प्रांतों क्या कर लिया जाता है, हड़प लिया जाता है, अपनी शक्तियों के अपने समक्ष नियंत्रण कर लिया जाता है। इससे कारण क्या होता है, तो यही सब हम पढ़े। और आगा यदि हम चले तो आगा पढ़े तो नए राज्य का उदय होता है।
यानी कि अगर हम पढ़ें तो नए राज्यों का उदय होता है, यानी कि नए राज्यों का उदय के बारे में पढ़ें। मुगल सम्राट की सत्ता के पतन के साथ साथ, यानी कि जो मुगल सम्राट की सत्ता थे उसका पतन की ओर क्या रहा था, बढ़ रहा था। पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदार, यानी कि उसके जो सूबेदार हुआ करता था, बड़े जमींदार ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों पर अपने शक्तियों पर प्रबल बना लिया। कहने का मतलब है मुगल सम्राट जो जो पतन की ओर जा रहा था तो क्या हो रहा था, बड़े प्रांतों के सूबेदार हुआ करता था और बड़े जमींदार ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली। कहने का मतलब है मुगल सम्राट जो जो पतन की ओर बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे क्या कर रहा था, तो बड़े प्रांत के जो सूबेदार हुआ करते थे, बड़े प्रांत के जो जमींदार हुआ करते थे, महाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली। 18वीं शताब्दी के दौरान, कहने का मतलब 18वीं शताब्दी कहने का मतलब है 1700 से लेकर 1799 ईस्वी के दौरान क्या हुआ, तो मुगल सम्राट धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। यानी उससे पहले 18वीं शताब्दी पहले से उनका जो एक स्वतंत्र राज था, लेकिन 18वीं शताब्दी के दौरान क्या हुआ, मुगल सम्राट धीरे धीरे कई स्वतंत्र राज्यों में बिखरने लगा। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 पारस्परिक व्यापक समूह में बांट दिया। कहने का मतलब है 18वीं शताब्दी के जो राज्य थे उसको 3 पारस्परिक व्यापों में बांट दिया, समूह में बांट दिया। उसमें से पहला था अवध, बंगाल और हैदराबाद जैसे वे राज्य जो पहले मुगल प्रांत के थे हुआ करते थे। कहने का मतलब है जो 18वीं शताब्दी से पहले क्या हुआ था, अवध, बंगाल और हैदराबाद जो थे जैसे वे राज्य जो पहले मुगल प्रांत हुआ करते, हालांकि इन राज्यों के शासन अति शक्तिशाली थे। यानी कहने का मतलब है जो अवध, बंगाल और हैदराबाद जो पहले राज्य जो पहले मुगल प्रांत में हुआ करते, लेकिन अब क्या हुआ गया, तो राज्य के शासन यानी कि हालांकि पहले मुगल प्रांत हुआ करता था, लेकिन हालांकि इन राज्यों के जो शासक अति शक्तिशाली हुआ करते। कहने का मतलब यहाँ के जो शासक होता बहुत बहुत अति शक्तिशाली था और काफी हद तक स्वतंत्र था। कहने का मतलब यहाँ के जो बंगाल, अवध और बंगाल की बात करें, अवध की बात कर ले, हैदराबाद की बात कर ले, तो ये पहले क्या हुआ करता, मुगल के समक्ष था, यानी कि मुगल के नियंत्रण में था। लेकिन हालांकि यहाँ के जो शासक हुआ करता, इन राज्यों के शासक हुआ करता था, वो क्या थे, अति शक्तिशाली थे और काफी हद तक स्वतंत्र भी थे। उन्हें मुगल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपनी संबंध नहीं। कहने का मतलब वो जो थे शासक जो थे मुगल बादशाह से औपचारिक रूप से, यानी कि औपचारिक रूप से तौर पर अपनी संबंध नहीं तोड़ी। और दूसरी राज्य की यदि हम बात करें, दूसरे में ऐसे राज्य जो मुगल यानी कि बात करें दूसरे में ऐसे राज्य मुगल के पुराने शासनकाल में वर्तन जागीरदार के रूप में काफी स्वतंत्र थे। कहने का मतलब है ऐसे राज्य मुगल के पुराने शासनकाल में वर्तन और जागीरदार के रूप में काफी स्वतंत्र थे। इनमें से कई राजपूत प्रदेश भी सम्मिलित है। कहने का मतलब है जो ऐसे राज्य मुगल के पुराने शासनकाल जो हुआ करता था उनमें वह वर्तन तथा जागीरदार के रूप में काफी स्वतंत्र थे। और इनमें से कई इनमें जो था, यानी कि इन राज्यों में जो था कई राजपूत भी प्रदेश भी सम्मिलित था। तृतीय श्रेणी की यदि हम बात कर ले तो तृतीय श्रेणी में क्या था, तो तृतीय श्रेणी में मराठा, यानी कि मराठा, सिख। मराठा कहाँ का, तो मराठा महाराष्ट्र का, सिख कहाँ, पंजाब। जाट कहाँ का हुआ करता, जाटों के राज आते थे, यानी कि जाट जो था जाटों के राज आते थे। ये विभिन्न आकार के थे। कहने का मतलब है जो हमारा तृतीय श्रेणी में आता है, मराठा आता है, सिख आता है, जाट आता है, ये राज हुआ करता था के राज्य आते थे। ये विभिन्न आकार के थे। कहने का मतलब है क्या था, विभिन्न आकार के था और उन्हें कड़े और लंबे शस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता प्राप्त छीन कर लिए। कहने का मतलब है बहुत मेहनत के बाद क्या कर ली, मुगलों के स्वतंत्रता प्राप्त छीन कर ली। यानी कि एक क्या होता है, नए राज का उदय होता है। कहने का मतलब है नए राज उदय में हमने क्या पढ़ा, लेकिन नए राज का उदय होता है जो बोल रहा है मुगल की जो स्थिति थी, जो पतन की ओर जा रही थी तो क्या होता था, वहाँ के बड़े जो वहाँ के बड़े प्रांतों के, यानी कि बड़े प्रांत जो थे वहाँ के सूबेदार और बड़े जमींदार क्या करते थे, उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में क्या करते थे, अपनी शक्तियों का प्रबल बनाने, यानी कि अपना नियंत्रण क्या कर ले वहाँ पर स्थापित कर जो क्या करते थे, तो पतन की ओर जा रहे थे। यानी कि मुगल सम्राट तो क्या होते वहाँ के बड़े प्रांतों और सूबेदार बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति का प्रबल बना लिया। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल सम्राट धीरे धीरे कई स्वतंत्र राज्यों में बिखर गया और राज्य के बिखरने के कहने का मतलब है, यानी कि मुगल जो पतन की ओर जा रहा था तो यहाँ के सूबेदार, यहाँ की जो बड़े जमींदार थे उपमहाद्वीप के भाग पर हड़प लेता है। और 18वीं शताब्दी के दौरान जो धीरे धीरे कई यहाँ के जो 18वीं शताब्दी के दौरान जो कि मुगल के समाज के धीरे धीरे कई स्वतंत्र प्रांत जो थे क्षेत्र में बिखर जाता है और क्षेत्र को मोटे तौर पर क्षेत्र को 3 भागों में बांट दिया जाता है। इसमें अवध, बंगाल और हैदराबाद जैसे ऐसे राज्य थे। दूसरी बात करें तो ऐसे राज्य जो मुगल के पुराने शासनकाल में वर्तन जागीरदार थे। तीसरे राज्य की हम बात करें तो तीसरे श्रेणी मराठा, सिख तथा जाट के राज आते थे। ये विभिन्न आकार के थे और इन्हें कड़े और लंबे सतत प्राप्त किए। यानी कि हमको पूरा उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ रहेंगे होंगे और इसके बाद आपके पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं पुराने मुगल प्रांत, यानी पुराने मुगल प्रांत के बारे में हम बात करते हैं। पुराने मुगल प्रांत कैसे थे, पुराने मुगल प्रांत से, यानी कहने का मतलब है प्रांतीय मुगल प्रांत, यानी कि पुराने मुगल प्रांत से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ। कहने का मतलब है पुराने मुगल प्रांत से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे। कहने का मतलब है पुराने राज्य जो थे उसके उत्तराधिकारी राज्यों से ये 3 राज्य उद्भव हुआ, जो था अवध था,
बंगाल था, हैदराबाद था, ये तीन ही राज्य उच्च 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 मुगल अभिजातों के द्वारा स्थापित किया जाता। वहाँ के जो उच्च मुगल के अभिजात थे उनके द्वारा क्या किया था, तो स्थापित किया गया था। इन तीनों राज्यों के यानी कि जो स्थापक थे आसफ जाह, यानी कि आसफ जाह कौन, कितने बार पीटी में पूछ चुका है, जो हैदराबाद का स्थापना किसने किया था, तो आसफ जाह ने किया था। आज के बाद आप लोग भूलिएगा मत, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ हमें कहीं मिलता नहीं है कि ये बोलिए एनसीईआरटी 10th का एक क्वेश्चन है जो कि हमारा पीटी में पूछा जाता है। इस तीनों राज्यों के स्थापक आसफ जाह तो थे, यानी कि आसफ जाह जो कि हैदराबाद के क्या थे, तो स्थापक किए थे आसफ जाह। साद खान जो कि अवध के क्या थे, स्थापक थे। साद खान कौन थे, तो यानी कि अवध कहाँ, यूपी के क्या थे, यानी कि साद खान यूपी के स्थापक, यानी कि अवध के क्या थे, स्थापक थे। मुर्शीद कुली खान जो कि क्या थे, बंगाल के यानी कि स्थापक थे। और आसफाज खान जो थे, आसफाज जो कि हैदराबाद के ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में उच्च स्थान प्राप्त था। कहने का मतलब है जो यहाँ के जो तीन, यहाँ के जो पुराने मुगल प्रांत में जिन उत्तराधिकारों का राज्यों का उद्गम हुआ उनमें से अवध था, बंगाल था, हैदराबाद था, ये तीनों राज्य उच्च अभिजातों के द्वारा स्थापित किया गया था। जिसमें से अवध की बात करें तो अवध किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो साद खान के द्वारा। मुर्शीद कुली बंगाल किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो मुर्शीद कुली खान के द्वारा। और आसफ जाह किसके द्वारा, आसफ जाह को हैदराबाद का स्थापना किया था। यह एक ऐसा व्यक्ति जिनका मुगल यानी कि मुगल दरबार में उच्च स्थान प्राप्त, ये लोग ऐसा व्यक्ति थे जो कि मुगल दरबार में क्या था, इनका उच्च स्थान प्राप्त था, यानी कि ऊंचा स्थान प्राप्त था। मुगल बादशाह को इन पर भरोसा और विश्वास हुआ कर, मुगल बादशाह का क्या था, इन पर साख बना हुआ रहता था कि ये उनका भरोसा और विश्वास नहीं तोड़ेंगे। लेकिन असफजात और मुर्शीद कुली खान दोनों को 7,000 जात का दर्जा मिला था। यानी कहने का मतलब है असफ जात यानी कहाँ का, असफ जात की कौन से देश का, यानी कौन से राज्य का स्थापना किया है, तो हैदराबाद का। और यदि हम मुर्शीद कुली खान की बात करें तो बंगाल का। दोनों को 7,000 जात का दर्जा मिला। कहने का मतलब है असफ जात और मुर्शीद कुली खान को यानी कि थोड़ा अधिक उपाधि मिली थी जो कि 7,000 की थी। लेकिन यदि हम बात करें, जबकि सादत खान जो कि हमारा अवध का स्थापक था उसको क्या मिला, 6,000 का दर्जा मिलता है। जबकि हमारा ये आसफ जात के द्वारा, आसफ जात जो कि हमारा हैदराबाद के स्थापक है, हैदराबाद के, और मुर्शीद कुली खान जो कि हमारा बंगाल के, दोनों को 7,000 का क्या था, दर्जा प्राप्त था। लेकिन जबकि हम साद खान की बात करते हैं जो कि हमारा कहाँ का स्थापक था, यानी कि साद खान कहाँ, अवध का स्थापक था, इसे 6,000 का दर्जा प्राप्त था। यानी कि अब हम पढ़ते हैं हैदराबाद, यानी कि सबको बारी बारी से पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हैदराबाद के बारे में हम पढ़े तो हैदराबाद के स्थापक कौन थे, निजाम उल मुल्क आसफ जाह। कहने का मतलब वहाँ पर क्या था, इसका पूरा नाम क्या था, निजाम उल मुल्क आसफ जाह, जो कि 1724 लेकर 1748 ईस्वी के, यानी कि निजाम उल मुल्क आसफ जाह, यानी कि जिसके शासनकाल 1724 लेकर 1748 ईस्वी हुआ करता था, जिन्हें हैदराबाद राज्य की स्थापना किया। कह रहा है हैदराबाद राज्य की स्थापना कौन किया है, आसफ जाह, यानी कि आसफ जात, यानी कि निजाम उल मुल्क आसफ जात ने स्थापना किया था। मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार का यह एक अत्यंत, यानी बोल रहा है यह जो आसफ जात थे तो मुगल बादशाह, यानी कि मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार का क्या थे, एक अत्यंत बोल रहा है एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। कहने का मतलब है ये जो आसफ जात थे फर्रुखसियर के दरबार के क्या थे, एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य थे, जो पहले उसे सर्वप्रथम पर अवध की सूबेदार सौंप दी गई थी। यानी कि यह जो आसफ जात था, यानी फर्रुखसियर के द्वारा क्या किया गया, शक्तिशाली राजा थे, यानी शक्तिशाली सदस्य था वहाँ का, कौन था, फर्रुखसियर के दरबार का। उसे सर्वप्रथम क्या अवध के सूबेदार सौंप दिया गया, लेकिन उसे बाद में उसे दक्कन का कार्यभार दे दिया गया। कहने का मतलब है पहले से क्या किया, जब आसफ जात को क्या किया, पहले तो वहाँ के अवध का क्या किया गया, तो यहाँ के अवध का क्या किया गया, तो अवध का इसे सूबेदार नियुक्त कर दिया गया और बाद में उसे दक्कन का कार्यभार सौंप दिया गया। 1720 से 1722 ईस्वी के मध्य ही दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से आसफ जाह के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण। कहने का मतलब है 1720 से 1722 ईस्वी के मध्य क्या हुआ था, दक्कन का प्रांत का सूबेदार नियुक्त होने से वजह से इसे क्या था, यानी कि आसफ जाह के पास पहले से ही राजनीतिक और शासनिक वित्तीय प्रशासन का जानकारी पूरी तरह से नियंत्रित था, यानी कि पूरी जानकारी था, यानी इनका पूरा वर्चस्व था, यानी कि उनका पूरा नियंत्रण था। यानी कि दक्कन में होने वाले उपद्रव और मुगल दरबार में चल रही प्रतिवर्तियों का फायदा उठाकर उसे सत्ता हथियार तथा उस क्षेत्र पर वास्तविक शासक बने। कहने का मतलब है जो आसफ जात थे पहले से क्या किया था, फर्रुखसियर के द्वारा सूबेदार, यानी कहाँ का, अवध का सूबेदार नियुक्त कर दिया, लेकिन बाद में उसे दक्कन का कार्यभार सौंप दिया गया। जबकि 1720 से 1722 ईस्वी के मध्य बताया जाता है कि इसे
यानी कि इसे क्या कहता है 20 से लेकर 22 ईस्वी के मध्य ही दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से आसफ जाह को पहले से ही क्या थी, राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन की पूरी जानकारी हुआ करता। दक्कन में देखने को यानी कि दक्कन में वाले उपमहाद्वीप यानी कि मुगल के दरबार उस समय में क्या प्रतिस्पर्धा चल रहा था, अपने आप में क्या लड़ाई हो रहा था। इसी का फायदा उठा के उसने क्या किया, इसी का फायदा उठा के आसफ जाह ने वहाँ की सत्ता हथिया लिया, उस क्षेत्र का वास्तविक यानी कि वास्तविक शासक बन गया। क्या किया, वहाँ का सत्ता हथिया लिया, जिसकी कब, जब मुगल दरबार में क्या था, प्रतिस्पर्धा का चल रहा था, यानी कि अपने आप में लड़ाई हो रहा था। वहां से क्या किया, तो वहां इसी लाभ को उठाकर आसफ जाह ने यानी कि हत्या कर उस क्षेत्र का वास्तविक स्थापक बन गया। कहाँ का, उस क्षेत्र का क्या किया, तो वास्तविक शासक बन गया। यानी कि इससे बात करते हैं, आसफ जाह अपने के लिए कुशल सैनिक तथा प्रशासन को उत्तर भारत से मांगा। यानी कि आसफ जाह जो थे अपने कुशल सैनिक तथा प्रशासन को उत्तर भारत से लाया गया। यानी कि आसफ जाह जो थे अपने कुशल सैनिक यानी कि प्रबंधित सैनिक जो थे प्रशासनों को उत्तर भारत से लाया गया और वे दक्षिण में एक नए अवसर पाकर प्रसन्न थे। यानी कहने का मतलब है जो हमारा जो यानी आसफ जाह जो थे, इसे कहाँ के थे, आसफ जाह यानी कि आसफ जाह जो हैदराबाद के क्या थे, तो स्थापक थे, जो कि दक्षिण में अपना एक यानी कि एक नए अवसर पाकर क्या थे, प्रसन्न हुआ करते थे। जो अपने कुशल सैनिक कहाँ से लाते थे, तो उत्तर भारत से क्या करते थे, अपने कुशल सैनिक लाते थे। दक्षिण में एक नए अवसर पाकर क्या थे, बहुत खुश थे। उसने मनसबदार की नियुक्ति की, यानी कि कहने का मतलब आसफ जाह तो थे, उसने मनसबदार की भी नियुक्ति की, यानी कि मनसबदार की नियुक्ति की और उन्हें जागीरदार भी प्रदान किया। यानी कहने का मतलब है उसने अपने नौकरों को भी नियुक्त किया और फिर जागीरदार भी दिया गया, प्रदान किया। हालांकि वह अभी भी मुगल सम्राट का सेवक था। कहने का मतलब है इतने हो के बावजूद यानी कि सत्ता हथिया तथा उस क्षेत्र का वास्तविक शासक भी बन गया, तब भी क्या थे, तो हालांकि अभी भी वह मुगल यानी कहने का मतलब है हालांकि अभी वो क्या थे, तो मुगल सम्राट के का सेवक था, फिर भी वह काफी आजादी से चलता था। यानी कहने का मतलब है हालांकि इस समय भी यानी कि इस समय की यदि हम बात करें तो उस समय क्या हुआ था, हालांकि वह अभी भी मुगल सम्राट का सेवक था, फिर वो काफी आजादी से शासन चला, सेवक होते हुए भी वह काफी आजादी से शासन चलाता था। न तो वो दिल्ली से कोई निर्देश लेता था, कहने का मतलब है ना तो कोई दिल्ली से निर्देश लेता था और ना ही दिल्ली उसके काम काज में कोई हस्तक्षेप करता था। कहने का मतलब है आसफ जाह तो ना ही दिल्ली से कोई संदेश लेता था और ना ही दिल्ली के शासक के द्वारा उसे क्या किया जाता था, उसी भी कोई काम काज में हस्तक्षेप किया जाता था, ना रुकावट किया जाता था। कहने का मतलब होता है यानी कि मुगल बादशाह तो केवल निजाम उल मुगल आसफ जाह के द्वारा पहले से ही लिए गए निर्णय की पुष्टि कर दिए थे। यानी कि हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर यानी कि मेरठ, हैदराबाद की जो पश्चिम की ओर मेरठ के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र स्वतंत्र तेलुगु सेनानी के साथ युद्ध करने में सदा संलग्न रहता था। यानी कहने का मतलब है हैदराबाद जो था अपने पश्चिमी राज्य की ओर मराठा जो वहाँ के पश्चिमी के जो मराठा थे, मराठा के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेनानी के साथ क्या करते थे, तो युद्ध करने में सदा संलग्न रहते थे, यानी कि सदा जुटे रहते थे, उसके साथ युद्ध करने में संलग्न रहते थे। पूर्व दिशा में निजाम उल मुल्ला यानी कहने का मतलब है पूर्व दिशा में जो निजाम उल मुल्ला आसफ जाह कोरोमंडल तट पर स्थित वस्तुपात धन संपदा क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा। कहने का मतलब है उसके पूर्व दिशा में जो निजाम उल मुल्ला आसफ जाह कोरोमंडल तट पर जो स्थित वस्तुपात था, धंधे प्रांत था, उस क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त करने का बहुत महत्वाकांक्षा थी। यानी कि किसी भी हालत में यानी किसी भी हालत में क्या करता था, जो थे वस्तुपाद यानी कि धंधे पर अपना क्या करता था, नियंत्रण स्थापित करने का कोशिश करता था, यानी महत्वाकांक्षा रखता था। पर इसकी महत्वाकांक्षा पर उस क्षेत्र में ब्रिटिश शक्ति को उपस्थित के कारण रोक लगा दिया। कहने का मतलब है ये जो वस्तु उत्पाद का धंधा था यानी कि वहाँ का क्षेत्र था, उसमें क्या करते थे, अपना महत्वाकांक्षा रखता था, लेकिन क्या किया, इस महत्वाकांक्षा पर उस क्षेत्र में ब्रिटिश शासक क्या होती, उस उपस्थिति के कारण इसे रोक लगा दी गई। अब हम बात किसके बारे में बात करते हैं, निजाम की फौज। यानी कि निजाम की फौज जो थी, दीवान जो थी, सूबेदार जो थी, कैसी थी, नहीं थी। हैदराबाद के निजाम के निजी सैनिक का एक वर्णन 1790 में मिलता है। हैदराबाद के जो निजी निजाम सैनिक का एक वर्णन 1790 में मिलते हैं। निजाम के पास 400 हाथी की सवारी थी। निजाम के पास कितने सवारी थी, 400 हाथी के पास सवारी थी। यानी कि निजाम के पास 400 हाथी का सवारी है और उसके पास आसपास कई हजारी घुड़सवारी भी रहती थी। उसके आसपास क्या होते थे, कई हजार कुछ सवारी भी हुआ करता था। अत्यंत कुशल और अति सुंदर सजे हुए सवारी संकेत वेतन 100 रुपया से ज्यादा है। कहने का मतलब है हैदराबाद को जो निजाम के निजी सैनिक के बारे में वर्णन कब मिलता है, 1790 ईस्वी में वर्णन मिलता है। निजाम के पास 400 हाथी की सवारी थी, उसके पास आसपास कई हजार घुड़सवारी भी हुआ करता था। अत्यंत कुशल और अत्यंत सुंदर सजे हुए सवारी का संकेत वेतन कितना था, 100 रुपये से ज्यादा था। यदि हम अब बात करते हैं यानी कि
हैदराबाद के बारे में आप समझ के, हैदराबाद का कहने का मतलब, हैदराबाद का स्थापक सबसे पहले हम क्या करें, हैदराबाद का स्थापक के बारे में जानेंगे। निजाम उल मुल्ला थे, जो कि हैदराबाद का राज्य का स्थापक था। मुगल बादशाह फिरोजशह का एक अत्यंत प्रभावशाली शासक था, यानी कि शक्तिशाली सदस्य था। उसने सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी की सौंपी, लेकिन बाद उसे दक्कन को सूबेदार सौंप दिया गया। दक्कन सूबेदार होने के साथ साथ उसे यानी कि राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन की क्या होगी, उसे पूर्ण जानकारी होगी, पूर्ण नियंत्रण होगी, जिससे क्या किया, जो मुगल दरबार उसमें क्या प्रतिस्पर्धा चल रहा था, यानी कि अपने आप में लड़ाई चल रहा, उसका फायदा उठाकर उसने क्या, उस क्षेत्र का वास्तविक स्थापक बन गए। और उसने और फिर लेकिन और दक्षिणी में अवसर पाकर मसबदार की भी नियुक्ति की, उसे जागीरदारी प्रदान किया। हालांकि वह भी अभी मुगल सम्राट के सेवक था और भी यानी काफी आजादी से शासन चला। ना तो इसे क्या दिल्ली के द्वारा कोई रोक टोक किया जाता था, और ना ही दिल्ली इसमें किसी काज में हस्तक्षेप किया करते थे। हैदराबाद के बारे में हम समझ गए। अब हम चलते हैं अवध के बारे में। अवध के बारे में यदि हम बात करें तो बुरहान उल मुल्क साद खान, जो कि बुरहान उल मुल्क साद खान जो थे, 1722 ईस्वी में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया। कहने का मतलब है अवध का जो सूबेदार हुआ करता था, कौन था, बुरहान उल मुल्क सादत। इनका पूरा नाम क्या था, बुरहान उल मुल्क सादत, जो कि 1722 ईस्वी में क्या थे, तो अवध के सूबेदार नियुक्त किया गया था। यानी कहने का मतलब है कब अवध के सूबेदार से नियुक्त किया था, 1722 ईस्वी में अवध का सूबेदार नियुक्त किया था। किसे किया गया, तो साद उत मुल खान को। मुगल सम्राट का विघटन होने पर जो राज का बने मुगल राज के पतन के होने के बाद, यानी कि विघटन होने के बाद जो राज बने, उनमें से यह राज्य सर्वाधिक महत्वकांक्षा था। यानी कि 3 राज्य के बारे में हम बात कर रहे हैं। यानी कि सबसे पहले कौन आता है, हैदराबाद के आ जाता है हमारा बंगाल के बाद अवध। ये दोनों यानी कि तीनों राज्य में क्या थे, तीनों राज्य में क्या थे, सबसे महत्वपूर्ण राज्य हुआ करता था कौन, तो अवध क्या होता था, सबसे महत्वपूर्ण राज्य, जिसका स्थापक कौन था, बुरहान उल मुल्क सादत के द्वारा किया गया था, जो 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया। अवध क्या था, अवध एक संपत्तिशाली प्रदेश था। यानी कहने का मतलब अवध एक क्या था, संपत्तिशाली, यहाँ जो था संपत्तिशाली था, जो गंगा नदी की, क्यों यहाँ यह समृद्धशाली हुआ करता था, जो यह इसलिए यहाँ के समय समृद्धशाली हुआ करता, जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था। यानी अवध जो था गंगा नदी के क्या था, उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था। कहने का मतलब है जो अवध क्या था, महत्वाकांक्षा, यानी कि महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य क्यों था, क्योंकि यह गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था और उत्तर भारत तथा बंगाल के बीच मार्ग का मुख्य मार्ग से होकर गुजरा था। कहने का मतलब है अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था, जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान तक फैला हुआ था और उत्तर भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का क्या करता था, तो मुख्य मार्ग उसी से पर गुजरता था। यानी कहने का मतलब उत्तर भारत में जो व्यापार होता तो बंगाल के साथ के बीच जो रास्ता हुआ करता था, मुख्य मार्ग जो हुआ करता था, इसी से होकर क्या करता था, गुजरता था। जो कि अवध का स्थापक कौन था, तो मुर्शीद कुली खान। ये हम बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं, जो जिससे आपको याद ना करना पड़े, यानी कि समझ आपके दिमाग में बैठ जाए और कभी भी आपको याद ना करे, इसलिए हम क्या करते हैं, तो इसे बार बार दोहराते रहते हैं, जिससे कि आपको याद आए, रिकॉल हो सके। यानी कि अब हम आगे चलते अवध के बारे में, यानी कि आगे पढ़े तो बुरहान उल मुल्क ने भी अवध की सूबेदारी, दीवान और फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले ली। कहने का मतलब है जब हम हैदराबाद की बात करें, हैदराबाद के स्थापक कौन था, तो हमारा साद आस खान था। यानी कि हैदराबाद की यानी कि आसफ जात था। ये भी क्या किए, तो फौजदारी और जितना भी होता था उसी की तरह ये भी क्या किए, तो अवध की सूबेदारी, दीवान और फौजदारी के एक साथ अपने हाथ में ले ली। कहने का मतलब है जैसे कि पहले स्थापक, तो पहले राजा के बारे में यानी कि हैदराबाद के बारे में बात की, उसी तरह ये भी क्या किया, अवध के जो शासक थे, अवध के शासक बुरहान उल मुल्क ने भी अवध के सूबेदार, यानी कहने का मतलब है वहाँ के जो सूबेदार थे, दीवान थे, फौजदारी थे, एक ही साथ अपने हाथों में क्या किए, सूबे के राजनीतिक और वित्तीय और अपने सैनिक मामले का एक कर्ता धर्ता बने। कहने का मतलब ये सबको क्या किया, तो अपने हाथ में ले लिए, यानी कि अपने एक कर्ता धर्ता ये बन के कहें अनेक शासक की तरह। बुरहान उल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिश के चलते मुगलों के द्वारा नियुक्त अधिकारी यानी कि जागीरदारों की संख्या में कटौती कर दी। कहने का मतलब है बुरहान उल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए, उनकी उसका जो नियंत्रण था उसको कम करने के लिए कम करने की कोशिश के चलते मुगल के द्वारा नियुक्त अधिकारी, यानी कि अधिकारी का मतलब जागीरदारी की संख्या में कटौती कर दी गई और उसे जागीरदारी में आकार में भी कटौती कर, जागीरदारी में भी कटौती कर, जागीरदारी के जो आकार हुआ करता था उसमें भी क्या किया, तुझे कटौती कर दी। उसके बाद हम आगे पढ़े और रिक्त स्थानों को अपने निष्ठावान सेवक को नियुक्त किया। कहने का मतलब है और जो रिक्त स्थान यानी कि और जो पद खाली थे उसमें किसको नियुक्त किया, यानी कि उस जिस पर उसे भरोसा था, विश्वास था, साख था, उसको क्या किया, अपने सेवक के रूप में नियुक्त किया। यानी कि धोखेधारी को रोकने के लिए जागीर अधिकारी के खाते व लेखा की जांच की। कहने का मतलब है धोखेबाजी, यानी कि धोखेबाजी, कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है, जागीरदारी अधिकारी को
भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कहते हैं, यानी कि घपला का मामला तो नहीं चला, इसलिए कि उसने क्या किया, खाता और लेखों की जांच करवाई गई और जमीन नवाज के, यानी कि नवाज के दरबार के द्वारा नियुक्त अधिकारी के द्वारा सभी जिलों का राजस्व का फिर से निर्धारण किया गया और उसने अनेक राजपूत जमींदारों और रुहेलखंड के अफगानों की उपजाऊ किसी भूमियों को अपने राज्य में मिला। कहने का मतलब है जितने भी उपजाऊ भूमि थी इसने क्या किया, तो अपने राज्यों में मिला लिया। राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, यानी कि राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय वहाँ के जो सेठ से साहूकार और महाजनों पर निर्भर रहते थे। कहने का मतलब है यानी कि राज्य का जो ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, वहाँ का जो स्थानीय सेठ हुआ करता था, साहूकार और महाजनों पर क्या होता था, डिपेंड हुआ करता था, यानी कि निर्भर हुआ करता था। राज्य राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाली की इजारते को दिया जाए। कहने का राज्य का जो ठेका हुआ करता था, यानी कि अभी भी आप देखते होंगे किसी भी मकान बनाने के लिए क्या कहता है, ठेका दिया जाता है, जो सबसे कम यानी कि सबसे अच्छे भाव में, यानी कहने का मतलब है जो इतने दिन बना के देगा उसको क्या कहते हैं, तो उसे हम मतलब यानी उसे हम उस कार्य को सौंप देते हैं। यहीं पर उस समय भी यही नीति चलाई जा रही थी। देखिए, राज्य का ऋण जो प्राप्त करने के लिए स्थानीय से साहूकार और महाजनों पर निर्भर हुआ था। राज्य का ठेका, यानी कि वहाँ का जो राज हुआ करता था उसका ठेका सबसे ऊंची बोली वाली लगाने वाली को इजादारी को प्राप्त होता है, यानी कि सबसे जो ऊंचा बोली लगाते उसे राज्य का ठेका दिया जाता था। इजादारी राज्य को एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन देता है, यानी कि इजादारी राज्य को एक निश्चित रकम का, वहाँ का जो इजादारी बनाया जाता है जिस राज्य का एक निश्चित रकम में भूमि वचन देने का क्या कहते थे, यानी कि भुगतान करने का वचन देते थे। स्थानीय साहूकार, यानी कि वहाँ के जो स्थानीय साहूकार राज्य को ठेके की इस रकम के भुगतान की गारंटी दे। वहाँ के जो स्थानीय साहूकार थे इस राज्य की ठेके की रकम जो हुआ करती थी, वहाँ का जो रकम जो होता था, रकम के भुगतान की गारंटी देते थे। दूसरी ओर इजादारी को कर का मूल्यांकन करने और उसे एकत्रित करने की खासी छूट दे दी। इस परिवर्तनों के फलस्वरूप साहूकार और महाजनों जैसे कई नए सामाजिक समूह राज्य की राजस्व प्रणाली के प्रबंध को प्रभावित करने लगे और पहले ऐसे कभी नहीं। कहने का मतलब है इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद क्या होता है, सामाजिक समूह की राजस्व प्रणाली के प्रबंध को प्रभावित करने लगे, यानी कि इसमें क्या होता है, अब घोपला नीति चलने लगा, यानी कि भ्रष्टाचार चलने लगा। यहाँ जो सामाजिक समूह की राजस्व प्रणाली हुआ करती इस प्रबंध को प्रभावित करने लगा, जो कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। अब हम बात करते हैं कहाँ का, बंगाल का। बंगाल भी क्या था, एक समृद्धशाली राज्य हुआ करता था, जो कि किसके द्वारा, मुर्शीद कुली खान के द्वारा क्या किया, इसका नेतृत्व किया गया, इसका स्थापक किया गया, यानी कि मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। यानी कहने का मतलब है मुर्शीद कुली खान जो कि बंगाल का स्थापक हुआ करता था, मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में, उसके कहने का मतलब उसके शासनकाल में धीरे धीरे मुगल के नियंत्रण जो इस पर हुआ करता था वो क्या हुआ, समाप्त हो गया। और मुर्शीद कुली खान बंगाल के नवाब थे। कहने का मतलब है मुर्शीद कुली खान जो थे बंगाल का नवाब थे, जो कि मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे क्या है, मुगल के जो नियंत्रण में थे, यानी कि उसके सत्ता में जो थे, उसके सत्ता से धीरे धीरे अलग होने लगे। मुर्शीद कुली खान बंगाल के नवाब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रतिनिधित्व नियुक्त थे, यानी कि नवाब के कहने का मतलब है प्रांत के सूबेदार के प्रतिनिधित्व नियुक्त थे। या फिर मुर्शीद कुली खान औपचारिक रूप से सूबेदार भी कभी नहीं बना, यानी कहने का मतलब मुर्शीद कुली खान जो था औपचारिक रूप से, कहने का मतलब है वहाँ के जो औपचारिक रूप से क्या हुआ, सूबेदार क्या हुआ, कभी भी नियुक्त नहीं हुआ। उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़े हुए सत्ता अपने हाथ में ले ली, यानी कहने का मतलब सूबेदार के पद से जुड़े हुए जितने भी सत्ता थे क्या किया, अपने हाथ में ले लिया गया। और हैदराबाद और अवध के शासक की तरह उसने भी, यानी कि हैदराबाद के शासक जिस प्रकार सब जात ने जिस प्रकार अपने यानी सूबेदार और यानी कहने का मतलब सूबेदार और प्रांतीय लोगों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था, यानी कि वैसे ही क्या क्या अवध भी कर लिया, वैसे ही क्या क्या बंगाल के शासक ने भी राज्य के राजस्व प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस्व का पैमाना बढ़ाने का पूर्ण निर्धारण करने का आदेश दिया। यानी कहने का मतलब है यानी कि बंगाल में मुगल का प्रभाव को कम करने, बंगाल में जो मुगल का प्रभाव था उस समय, कहने का मतलब है बंगाल में जो मुर्शीद कुली खान के समय बंगाल में जो मुगल का जो प्रभाव, उस प्रभाव को उसका जो नियंत्रण, उसका प्रभाव को कम करने के लिए बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनः निर्धारण करने का आदेश दिया। यानी कि उसका जो राजस्व था, यानी कि उसके जो राजस्व हुआ करता था, यानी कर हुआ करता था का बड़े पैमाने पर क्या किया था, पुनः निर्धारण करने का आदेश दिया। सभी जमींदारों से बड़ी कठोरता से राजस्व नगद वसूला गया, यानी कि सभी जमींदार हुआ करता था मुर्शीद कुली खान के समय में, सभी जमींदारों से क्या किया, बड़ी कठोरता यानी बहुत
बहुत यानी कि बहुत कठोरता से क्या किया, राशि नगद वसूला किया के परिणाम स्वरूप बहुत से जमींदारों को महाजन तथा साहूकार से उधार लेना, बहुत से जो ऐसे जमींदार हुआ करते थे, ऐसे यानी कि जमींदार को महाजनों, वहाँ के जो महाजन और यानी कि साहूकार से क्या करते थे, उधार लेना पड़ता था। जो लोग राशि का भुगतान नहीं कर पाते थे उन्हें उसे मजबूरन बस हम जमीन बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ती। कहने का मतलब है जो मुर्शिद कुली खान क्या किए, तो बंगाल पर नियंत्रण, मुगल का जो बंगाल पर नियंत्रण उसको खत्म करने के लिए उसने क्या किया, तो राष्ट्र का पुनः निर्धारण करने का आदेश दिया। यानी कि वहाँ का जो जमींदार हुआ करता था, यानी कि अधिकतर जमींदार क्या करता था, महाजन तथा साहूकार से उधार लेता था। यदि जमींदारों के द्वारा राष्ट्र का भुगतान नहीं किया जाता था तो उसे जबरन क्या किया जाता था, उसकी जमीनों को जब्त कर लिया जाता था, यानी कि उसके जमीनों को अपने कब्जा में कर लिया जाता था और उसे बेच दी डाली जाती थी। इसी प्रकार 18वीं शताब्दी बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य बनने जाने से जमींदार में काफी बदलाव। कहने का मतलब है इसी प्रकार 18वीं शताब्दी में बंगाल में एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने से जमींदार में काफी बदलाव आया। राज और साहूकार के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध था, कहने का मतलब है राज और साहूकार, वहाँ का जो राज और साहूकार हुआ करता था और राज और साहूकार के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध था, हैदराबाद और अवध में क्या था, घनिष्ठ संबंध था, वो अलवर्दी खान के शासनकाल 1740-1756 ईस्वी के बीच बंगाल में स्पष्ट दिखाई देता है। यानी कि राज और साहूकार के बीच में अवध और हैदराबाद में क्या था, एक घनिष्ठ संबंध था, यानी घनिष्ठ दोस्ती हुआ करता, तो वह इसके काल में यानी कि वह अलवर्दी खान के शासनकाल में देखने को मिलता है में अब स्पष्ट है। उसके शासनकाल में जगत सेठ का साहूकार घराना अत्यंत समृद्धिशाली हो गया। उसके शासनकाल में क्या होता, जगत सेठ के साहूकार घराना अत्यंत समृद्धशाली हो गया था। यही जागीरदार हुआ करता था, यहीं से क्या कहता था, यानी कि सूबेदार के द्वारा क्या कहता, जमींदारों के द्वारा यानी कि ऋण लिया करता था। यदि हम आगे बात करें, यदि हम इन राज्यों के अभिलक्षणों पर विहंगम दृष्टि डालें, यानी कहने का मतलब है यदि इन राज्यों के अभिलक्षणों पर हम विक्रम दृष्टि डालें तो हमें उनके कुछ समान विशेषता देखने को मिलती है। यदि हम गहराई से यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो कुछ समान विशेषता यहाँ पे देखने को मिलता है। प्रथम यद्यपि बड़े राज पुराने मुगल अभिजातों के द्वारा स्थापित किया, कहने का मतलब है प्रथम यदि बड़े राज पुराने मुगल अभिजातों द्वारा क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। ये अभिजात कुछ प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति संदेश यानी कि संदेहास्पद थे जो उत्तराधिकारी में मिलते थे। विशेषतः वे जागीरदार व्यवस्था को अत्यंत संदेह की दृष्टि से देखते थे। दूसरा उनके कर प्राप्त करने के तरीके मुगल से भिन्न थे। यानी कि दूसरा उनके जो कर प्राप्त करने का तरीका जो था, मुगल के द्वारा जो कर प्राप्त किया जाता था उससे तरीका से क्या था, इनके तरीका भिन्न थे और कर संग्रह के लिए राज्य के अधिकारियों पर निर्भर न रहना पड़ता था। यानी कर संग्रह के लिए कर संग्रह के लिए क्या करता था, तो राज्य के अधिकारियों पर क्या निर्भर नहीं होना पड़ता था कि हमें कब कर ला के दे नहीं दे, इस पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। तीनों राज्य हैदराबाद अवध बंगाल ने राजस्व वसूलने के लिए इजाजदारी के साथ ठेकेदारी कर लिया। कहने का मतलब इजाजदारी यानी कि ठेकेदारी, यानी कि उसको क्या कहता है, ठेकेदारी का मामला दे दिया गया, भाई हमें कर चाहिए, इतना चाहिए, उसको क्या कोई भी अधिकारी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। क्या कहता है इजाजदारी, यानी कि ठेके पर दे दिया, यानी कि इजाजदारी के साथ उसे सौंप दिया कर वसूलने के लिए। इजाजदारी की प्रथा जो मुगल के द्वारा पूर्णतः नापसंद है, यानी कि इजाजदारी की जो व्यवस्था थी, यानी कि ठेकेदारी की जो व्यवस्था हुआ करता था मुगल के लिए एक नापसंद की काम क्या करती थी। 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में फैली गई तथा देहात के उसके प्रभाव में क्षेत्रीय विभिन्नताएं थी। यानी कहने का मतलब है 18वीं शताब्दी के समस्त, यानी कि 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में फैली गई एक देहात के उनके प्रभाव में क्षेत्रीय विभिन्नता, यानी कि ये ठेकेदार हुआ करता था, इजाजदार हुआ करता था, 18वीं शताब्दी के समस्त भारत में फैल गया और देहात के उसके प्रभाव को क्षेत्रीय देहात के प्रभाव थे उसका क्षेत्रीय क्या किया गया, तो क्षेत्रीय के द्वारा क्या गया तो फैलता चला गया। यानी कि विभिन्नता इस सभी क्षेत्रीय राज्यों को तीन समान लक्षण यह थी कि उनमें राज्य और धनी महाजनों के तथा वाणिक जानों के बीच संबंध उभरने लगे। ये साहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इजाजदारी को पैसा उधार देते। यानी कहने का मतलब है ये जो महाजन लोग थे, महाजन लोग जो थे यानी कि साहूकार लोग जो थे, लोगों के द्वारा जो पैसा वसूला करते थे, इजाजदारी को पैसा उधार दिया करता था, बदले में प्रतिभूति जमानत या बंधक के रूप में जमीन रख लेते थे और उसकी जोत से अपने खुद के कारीगरों को चलिए कर वसूलिया किया करते थे। इस प्रकार समस्त भारत में यानी कि धनाढ़ साहूकार और महाजनों की इस नई नीति राजनीति व्यवस्था में साझेदारी बढ़ती। कहने का मतलब होता है क्या, वहाँ कैसे कर वसूला जाता था, ये भी क्या कहते अवध और बंगाल जैसे, यानी कि अवध यानी का मतलब है जो हैदराबाद थे, अवध थे, यानी कि सभी प्रकार उसी शासक की तरह ये भी शासक क्या किए, तो अपने क्या सूबेदार यानी कि कर व्यवस्था पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। यही सब कर व्यवस्था पर क्या किया, तो अपना नियंत्रण प्राप्त कर लिया और
इससे क्या हुआ तो यहाँ का मुगल का जो सूरज ढलना शुरू हो गया यहीं से। अब हम क्या करेंगे, कल जो राजपूतों की वतन वतन यानी कि वतन जागीरदारी, तो उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। अभी हम इतना पढ़े उसको हम रिकॉल आपको लोग कर लिए गया, अच्छी तरह से पढ़ेगा, एक बार नहीं समझ में आए 4 बार इस वीडियो को देखिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए। और हाँ, इसका लास्ट में जो क्वेश्चन होता है उसको आप जरूर बनाइएगा, क्योंकि इससे क्या होता है हमारा यानी कि कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है अप होता है। इससे क्या होता है तो हम अपने आप को संतुष्टि कर पाते, सेटिस्फाइड कर पाते जहाँ हमसे ये क्वेश्चन बन जाए। अब इसके बाद आप अवध के बारे में ना पढ़ना पड़ेगा, बंगाल के बारे में ना पढ़ना पड़ेगा, और हमारे हैदराबाद के बारे में ना पढ़ना पड़ेगा। अब तो हम सब कुछ समझिए, इसमें आप फिर से पढ़िएगा। यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो फिर से आप इसे वीडियो को देखिए, पढ़िए और अच्छी तरह से समझने का कोशिश करें। चलते हैं तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल के शाम के क्लास में, जो कि हमारा पार्ट 2। कल हम NCERT 7th क्लास को हम ख़त्म करेंगे, और परसों से हम लोग क्या करेंगे तो NCERT 8th क्लास की स्टार्ट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।